बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों का फिर से जिक्र किया है। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में रोटी कपड़ा और मकान से लेकर तमाम मुद्दों पर एक से बढ़कर एक वादे किए गए, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उनके घोषणा पत्र की कॉपी कर ली है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपना घोषणा पत्र चोरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बीजेपी ने एक नहीं कई पन्ने चुरा लिए हैं और उस पर अपना कलेवर चढ़ा दिया है। जो हमारी सोच है, जो हमने करके दिखाया है, उसी के कुछ पन्ने चुराकर उसी सोच को अपना बताकर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की वेबसाइट पर भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है। यहाँ बीजेपी के कई वादों को कांग्रेस के वादों की पूरी तरह नकल करार दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि वन रैंक वन पेंशन की योजना को यूपीए सरकार ने पहले ही लागू कर दिया है और बीजेपी अभी इसका वादा ही कर रही है। वहीं बीजेपी के सस्ते घरों के वादों को राजीव गांधी और इंदिरा आवास योजना का नकल बताया जा रहा है, जिसके तहत पहले से ही जरूरतमंदों को मकान मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने जिस नए मध्यम वर्ग का जिक्र किया है, राहुल गांधी लगभग एक साल से ये बात दोहरा रहे हैं और गरीबी रेखा से इन्हें बाहर कर मध्य वर्ग में लाने की चर्चा करते रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन का वादा भी बीजेपी ने उसके मैनिफेस्टो से चोरी किया है। औद्योगिक गलियारे के वादे पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ऐसे 3 कॉरिडोर का तो यूपीए सरकार ने निर्माण भी शुरू करवा दिया है, फिर इसमें नया क्या है। वहीं बीजेपी के नेशनल मल्टी स्किल मिशन की शुरुआत के वादे को कांग्रेस ने नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की नकल बताया है। बीजेपी ने 100 पिछड़े जिलों के विकास का दावा किया है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड और नक्सल प्रभावित इलाकों में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के जरिए ये काम तो पहले से ही हो रहा है। सिर्फ एक छलावा है, कोई नई बात नहीं, कोई नई सोच भी नहीं। कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि वो समाज के सभी वर्गों की राय लेकर जिस मैनिफेस्टो को बनाने की बात कह रही है, वो ये बताए कि ये राय कहां और किस किस से ली गई और क्या राहुल गांधी की तरह इसमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने शिरकत की। अमित कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के उपनेता रविशंकर प्रसाद जी और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब। रविशंकर प्रसाद जी, मेरा सीधा सवाल, कांग्रेस कह रही है कि चुरा लिया और कैंपेन ट्रेल नाम से उन्होंने अपने वेबसाइट पे पूरा डाल दिया है कि वन रैंक वन पेंशन, गरीबों को आवास देना, ये सब कुछ तो हम कर चुके हैं, तो बीजेपी फिर से इनका वादा क्यों कर रही है? देखिए, जिस पार्टी ने पूरे देश को ही चुराया हो, इतने बड़े बड़े घोटाले किए हों, 100 दिन में महंगाई करने के वादे को 2009 को आज तक पूरा नहीं किया हो, जिस पार्टी ने बेरोजगारी बढ़ाई हो, जिस पार्टी ने देश के सारे विकास की धार को कमजोर कर दिया हो, 2004 में 22 करोड़ रुपए पर डे का लोन था, आज 69 करोड़ पर घंटे का लोन इस पार्टी ने कर दिया है देश के ऊपर। इतना बड़ा ऋण, जहां सड़कें बनना बंद हो गई हैं, तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने क्षणिक सुख के लिए यही कह के संतोष दे रही है कि हमने उनका मैनिफेस्टो चुराया, तो हम उनकी परेशानी समझते हैं दीपक जी। 1 महीना 10 दिन के बाद इनकी विदाई तय है, लेकिन आज तक कभी भी मैनिफेस्टो को लेकर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। मैं समझता हूं यह कांग्रेस की घबराहट है, लेकिन बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्यों नहीं हुई? क्योंकि देश भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी के विदाई के दिन है और देश भी अपेक्षा करता है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के आने के दिन है। इसलिए बार बार देश ये अपेक्षा कर रहा था कि हम क्या लेकर आते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी, आप जानते हैं दीपक जी, आप तो बड़े अनुभवी संपादक हैं, देश के अनुभवी पत्रकार हैं, पिछले 6 महीने से देश का दौरा कर रहे हैं, कई बार सारे मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, भविष्य का खाका रख रहे थे। नेशनल काउंसिल में बीजेपी के रामलीला ग्राउंड दिल्ली में उन्होंने कितना विस्तार से इंद्रधनुषी भारत, 5T, सैटेलाइट टाउन्स, बुलेट ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, हर प्रदेश में एक एम्स होना चाहिए, एक IIM, IIT की चर्चा कर चुके हैं, बेरोजगारी की चर्चा कर चुके हैं। आज उसको हमने विस्तार से रखा है। अगर कांग्रेस पार्टी इसी से खुश है कि हमने उनकी चोरी कर दी, तो पार्टियां तो गरीबी की बात करेंगी ना, विकास की बात करेंगी ना। राहुल गांधी को अधिक जनता नहीं मिलती है, उनकी मीटिंग के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है, तो बैठ करके बात करते हैं। हमने 1 लाख लोगों से क्राउड सोर्सिंग किया,
हर सेगमेंट के लोगों से बात की, किसान, मजदूर, गरीब, उद्योगपति, व्यवसायी, सबों से बात की, मैं जानता हूं। तो मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं, इसलिए उनकी घबराहट के टिप्पणी पर मुझे उनसे बहस नहीं करना है। देश चाहता है बेरोजगारी पर बहस, महंगाई पर बहस, विकास क्यों कम हुआ, पूंजी निवेश कम क्यों हुआ, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा, देश में असुरक्षा क्यों है। चुनाव इन मुद्दों पर हो रहा है। मैं बिल्कुल आऊंगा इन मुद्दों पर, क्योंकि मेरे पास 10 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है उसको शॉर्टलिस्ट करके रखा गया है। लेकिन सबसे पहले चोरी का मुद्दा। मीम अफजल साहब, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है? नहीं, ख्याल अच्छे की बात नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी ने जो अभी बातें कही हैं उसमें एक जुमला बड़ा अच्छा कहा उन्होंने कि हमने तो पूरे देश को चोरी किया, अब वो हमको चोरी करना चाहते हैं ताकि जो कुछ हमारा है वो सब वो ले जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा हो नहीं पाएगा। उनको बड़ी खुशफहमी है कि उनकी सरकार आ रही है। मैं रविशंकर प्रसाद जी को मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे, आपकी सरकार नहीं बनेगी। अगली सरकार या तो कांग्रेस की सरकार होगी या कांग्रेस की सपोर्ट से बनने वाली सरकार है। आप जिस तरह इंडिया शाइनिंग करते रहे 2004 में और 2009 में, वो आपने देखा किस तरह से वो इंडिया शाइनिंग हुआ। आपके सभा सपरे अधूरे रह गए। इस बार आपने पूरा कैंपेन चलाया और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, लैट्रिन और बाथरूम तक में आज मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, तो देश अपने आप देख रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडे की राजनीति से सत्ता हासिल नहीं की जाती, इतना मैं कहना चाहता हूं। जहां तक एक मैनिफेस्टो की बात है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। अब आप एम्स बताने की बात कर, आप ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। हम तो बहुत सारे काम कर चुके हैं, इसके अंदर बहुत सारे काम कर चुके हैं। हमने बहुत सारे राइट्स दिए हैं। आप तो बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। देखिए, स्कीम्स के अंदर और राइट देने में बड़ा फर्क होता है। हमने बहुत सारे राइट्स दिए हैं और बहुत सारे राइट्स अगले मैनिफेस्टो में यानी इस मैनिफेस्टो में हमने देने का वायदा किया है। हम बुनियादी बात करते हैं, हम सतही बातें नहीं करते हैं जैसे मोदी जी करते हैं। आपने कहा कि रामलीला मैदान में बड़ी बातें की। रामलीला मैदान में तो बहुत सारी बातें हर जगह पे ही मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जो आसमान पर बातें कर रहे हैं, जमीन पर आइए। जमीन पर जब आप आएंगे तब आपको पता चलेगा सरकार कैसे चलाई जाती है, किस तरह से कामयाबी हासिल की जाती है, किस तरह शिकायतें दूर होती हैं। आपने कहा, अभी इसी मैनिफेस्टो के अंदर कहा कि हम महंगाई के लिए एक फंड कायम करेंगे। ये फंड क्या आसमान से आएगा, कहीं अमेरिका से आएगा, जापान से आएगा, कहीं देना नहीं पड़ेगा। देश पे कुछ और कर्जा लादने का इरादा है, यहां पर आप महंगाई कम करना चाहते हैं। महंगाई करने के जो पैमाने हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। उस पर अवामी तौर पर आप बहस बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन मीम अफजल साहब, आप तो 10 साल में महंगाई कम नहीं कर पाए। लेकिन ये बताइए कि पिछले 15 साल के अंदर आप तो 10 साल में महंगाई कम नहीं कर पाए, ये भी एक हकीकत है। के अंदर कितनी महंगाई कम की, मध्य प्रदेश में कितनी महंगाई कम की, छत्तीसगढ़ में कितनी महंगाई कम की, क्या उसके अंदर कुछ कमी आपकी सरकार की वजह से आई? चलिए जवाब ले लेते हैं रविशंकर जी से। मिल रहा हो गुजरात में, वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। जवाब ले लेते हैं रविशंकर जी से। देखिए, पहली बात मैं एक बात इनसे साफ साफ कह दूं, ये 10 साल से सत्ता में है। इन्होंने महंगाई के बारे में पूछा। दीपक जी, आप तो देश को बहुत वर्षों से देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में महंगाई नहीं थी। लोग राशन कार्ड भूल गए थे, गैस सिलेंडर की लाइन भूल गए थे। ये भी जानते हैं, देश भूला नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 4,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोज बनते थे। इनके यहां घुटकर 1100 हो गए हैं। सोर्स है वेबसाइट ऑफ हाईवे डिपार्टमेंट। एनडीए की सरकार में 1 करोड़ 21 लाख जॉब्स हर साल दिए जाते थे। ये ले आए हैं 22 लाख पर। सोर्स है एनएसओ का 60वां, 62वां और 66 रिपोर्ट। ये हम करके दिखाए हैं। हम कोई हाशिए की पार्टी नहीं है भीम अफजल साहब, माफ करिए। और जो आप 10 साल के देश को परेशान करने के बाद जो आप बात कर रहे हैं, तो दीपक जी ने कहा गालिब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। ये कौन सी बात है? नरेंद्र मोदी देश को बरगला रहे हैं। अगर आज सर्वे की बात छोड़ दीजिए, इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि पूरे देश में आप कहीं से बात करिए तो भाजपा की हवा है, मोदी जी की हवा है और कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे आएगी? आप मानकर चलिए कि आप सत्ता में आ रहे हैं।
आपको शुभकामनाएं। देश तो ये नहीं मानने वाला है, 16 को तय करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो चोरी का उठा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? गरीबी की बात करना कोई इनका ठेका नहीं रखा है क्या? इन्होंने 60 साल से गरीबी की बात किया है। आज गरीबी बढ़ी है, लोग परेशान है महंगाई से। 100 दिन में कहां महंगाई कम करेंगे? नहीं कम करते, सत्ता से हटिए, हम करके दिखाएंगे, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने करके दिखाया। महाराष्ट्र में क्यों नहीं महंगाई कम हुई? आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं कम हुई? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में कम हुई। आपने 100 अफजल साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं। अफजल साहब, अफजल साहब, सॉरी दीपक जी, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, उनको कहिए शांत रहे। आप मेरी बात का जवाब मुझे बोलने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कोरे वादे करते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप गुड गवर्नेंस नहीं देते, इसलिए आपके वादे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी भाजपा गुड गवर्नेंस देगी, अच्छा शासन चलाएगी, और जो कहती है वो करके दिखाएगी। यह हमारे आपके बीच में अंतर है। नहीं मीर मुमताज साहब, यहाँ बड़ी बात यह है कि गुड गवर्नेंस की बात आप भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 10 साल पर आप पर आरोप लगा कि आपकी सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस रहा। पहली बात तो दीपक जी, आप 10 साल की बात मत करिए, 5 साल की बात आप कर सकते हैं, इसलिए कि 5 साल का हिसाब हम देकर के दोबारा सत्ता में आए थे। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि मैं 15 साल से गुजरात के अंदर राज कर रहा हूं और मुझको हर बार आवाम ने सर्टिफिकेट दिया है, तो मोदी जी के लिए और हमारे लिए दो पैमाने नहीं हो सकते। वो 15 साल की सर्टिफिकेट लेंगे तो आप जो है हमको 10 साल का फिर सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पैमाना ये है कि 5 साल के अंदर। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जब पूरे दुनिया में रिसेशन हो रहा था तब भी हमारा भारत कहां खड़ा हुआ था। अगर आप, मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, न मैं इतना ज्यादा इकोनॉमी के बारे में जानता हूं, रवि भाई काफी ज्यादा जानते हैं, मुझे इसका एतराफ है। लेकिन बहुत सारी जो बातें हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी की इतनी जबरदस्त हवा है, मोदी जी इतने पॉपुलर हैं, आपकी पार्टी का हर तरफ जो है गुणगान हो रहा है, तो फिर आपको एक सेफ सीट तलाश करने की क्या जरूरत थी? आप कौन से ध्रुवीकरण की राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके अमित शाह किस किस्म की जबान बोल रहे हैं? तो क्या ये सब ठीक होता है? मैं तो आपसे ये उम्मीद करता हूं, बहुत ही आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं बहुत निम्रता पूर्वक आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ध्रुवीकरण की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति से आप अगर सत्ता में आ भी जाए तो मैं इसको आपका गेन नहीं समझूंगा, मैं उसको आपकी हार समझूंगा। मेरा ये मानना है कि इस देश को जोड़ करके जब आप सत्ता हासिल करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपने एक अच्छा काम किया। लेकिन आप वही राजनीति शुरू कर गए हैं जो आप राजनीति छोड़ चुके थे। आपके इस मैनिफेस्टो में 3 बिंदु ऐसे हैं, दफा 370, 371 और उसके अलावा कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर। राम मंदिर बनाना आपका लक्ष्य है जरूर, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका कोई जिक्र नहीं है। पिछले 6-7 महीने से मोदी जी इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं कि आदमी सुनते सुनते बावला हो जाता है, लेकिन उन्होंने आज तक राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। आज अचानक पिटारे में से राम मंदिर निकला है। बात तो कही है कि हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, संविधान के दायरे में रह के करेंगे। तो संविधान के दायरे में रहकर ही आप लोगों ने मस्जिद को तोड़ने का काम किया था। आज आपको संविधान दिखाई दे रहा है, उस वक्त आपको संविधान दिखाई नहीं दिया। आज यही है कि हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, संविधान के दायरे में रह के करेंगे। तो संविधान के दायरे में रहकर ही आप लोगों ने मस्जिद को तोड़ने का काम किया था। आज आपको संविधान दिखाई दे रहा है, उस वक्त आपको संविधान दिखाई नहीं दिया। आप 370 की बात करते हैं, आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। मेरा ख्याल है इन सब बातों से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं मोहब्बत की राजनीति कीजिए। आप कहते हैं कि इंक्लूसिव हम काम कर रहे हैं। आप इस देश की 15% आबादी को 2 टिकट देते हैं, एक जीतने के लिए और एक हारने के लिए। 15 साल में आपने गुजरात के अंदर वहां के मुसलमानों को एक सिंगल टिकट नहीं दिया, और आप कहते हैं हम सबके साथ बराबर का सलूक करते हैं। एक तरफ आप 15 साल में एक वजीफा, एक जो है आपको स्कॉलरशिप माइनॉरिटी को नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं अफजल साहब घोषणा पत्र पे बात कर रहे हैं, हम घोषणा पत्र तक सीमित रहे तो बेहतर होगा। उर्दू अफजल साहब घोषणा पत्र पे बात कर रहे हैं। घोषणा पत्र की ही बात कर रहा हूं मैं, घोषणा पत्र की ही बात कर रहा हूं मैं, घोषणा पत्र की ही बात कर रहा हूं। ये घोषणा पत्र में ही लिखा है उन्होंने कि उर्दू जबान को तरक्की देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं है,
उर्दू जबान इस देश की जबान है, वो रविशंकर प्रसाद की जबान है, वो दीपक चौरसिया की जबान है, वो मीम अफजल की जबान है, वो पंडित रघुपत सहाय फराग गोरखपुरी की जबान है, वो कृष्ण चंद्र की जबान है, वो गोपीचंद नारंग की जबान है, वो साहिर की जबान है। तो उसको आप मुसलमानों से जोड़ करके उर्दू जबान का और इस देश की संस्कृति का नाश करने की कोशिश मत कीजिए। रविशंकर जी, 3 मुद्दे, धारा 370 भाषण हुआ। जी मैं आ रहा हूं वहीं पर। पहले एक बात कहूं, उनकी बात का जवाब करूं कि ग्लोबल फैक्टर के कारण आर्थिक विकास में दिक्कत आई। अच्छा सवाल किया दीपक जी। अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे सरकार को आपने बहुत नजदीक से देखा है, एक बहुत वरिष्ठ टीवी संपादक के रूप में। याद करिए, जब हम सत्ता में आए थे भारत की ग्रोथ रेट थी 4.3%। अटल जी बने प्रधानमंत्री, पोखरण 2 विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया ने लगाया सैंक्शन। हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, कोई पैसा नहीं आता। कारगिल का वॉर हुआ, भारत की संसद पर हमला हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, 2002 का इतना बड़ा अकाल पड़ा, और गुजरात का भूकंप और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान आया। फिर भी जब मई में हम सत्ता से हटे तो देश का विकास 8.5% था। अफजल साहब, हमने नहीं कहा कि ट्रेड सैंक्शन लग गया तो हमला हो गया, तो कारगिल वार हो गया, तो महंगाई हम नहीं रोक सके, विकास नहीं कर सके। पहली बात, दीपक बाबू, यह चुनाव होगा महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, विकास के अभाव पर। इस पूरे बहस को कौन टालने की कोशिश कर रहा है? 10 जनपद में हमारे बुखारी साहब को कौन बुलाता है? सोनिया गांधी, कि मुसलमानों का वोटों का बिखराव नहीं हो। इसको डाइग्रेस करने की कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस के पास महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है, ढांचा के अभाव का जवाब नहीं है, असुरक्षा के भाव का जवाब नहीं है। अफजल साहब, आप रविशंकर प्रसाद से बात कर रहे हैं, जो रामलल्ला का वकील था इस पूरे मामले में और हिंदुओं का वकील था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है, जहां रामलल्ला विराजमान है वहीं हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ, और बाबरी मस्जिद प्रूव करने में वहां के प्रतिवादी फेल कर गए, यह भी कोर्ट की फाइंडिंग है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यह चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन देश में आस्था का सवाल है और बीजेपी स्वीकारती है, इसका हमें रास्ता निकालना है। और अफजल साहब, हमें तो बड़ा तंग कर रहे हैं आप। मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? शिलान्यास किसने करवाया था? राजीव गांधी थे ही नहीं प्रधानमंत्री। तो जब आप शाहबानों के मामले में बुरी तरह से पिट गए तो इधर से करने की कोशिश किया। आज गवर्नेंस पे पिट रहे हैं तो मुसलमानों की गोलबंदी करने की बात कर रहे हैं। यह है आपका रिकॉर्ड कि चुनाव के मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। आर्टिकल 370 की बात भी करना चाहता हूं दीपक जी। हम क्या चाहते हैं? बहस हो। मैं कश्मीर पिछले 2 साल में 10-12 बार गया हूं। आर्टिकल 370 के कारण वहां के पिछड़ों को मंडल कमीशन का लाभ नहीं मिलता। आर्टिकल 370 के कारण वहां के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को उतनी सहूलियतें नहीं मिलती। जो गुज्जर, जो बकलवाल हैं, जिनसे मैं पहाड़ों में जाके मिला, सब ये शिकायत करते हैं। आज इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? वहां गुड गवर्नेंस नहीं है, वहां भ्रष्टाचार है, और उसको आर्टिकल 370 के छत्र छाया में छुपाने की कोशिश होती है। यह चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, हमारा खाली कहना यह है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा आपकी, जो जिस तरह से देश के साथ आपने धोखा किया है, विकास में, महंगाई में, बेरोजगारी में, देश में सुरक्षा के भाव में, चीन पाकिस्तान की हरकत के मामले में, और इतना जो शर्मनाक भ्रष्टाचार हुआ है जिससे देश की छवि धूमिल हुई है, ये मुद्दे हैं और वो हम करके दिखाएंगे। और दीपक जी, अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, मोदी जी ने आज 3 बात कही ना, मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करूंगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, और मैं बिना भेदभाव के काम करूंगा। ये अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, ये बताने की जरूरत नहीं है इनकी पार्टी ने अपनों के लिए क्या क्या किया है। मीम अफजल साहब, सीधा हमला है आप पर। देखिए, जहां तक अपने लिए कुछ ना करने की बात है, मैं समझता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को दांव पर लगाकर वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? गलत क्या कर रहे हैं? तारीख में अपना नाम लिखवा दें एज प्राइम मिनिस्टर, ये कोई छोटी बात समझते हैं? ये दुनिया भर की दौलत से, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये दावा तो ना करें कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन मैंने केजरीवाल जी के बारे में यही बात कही थी
कि वो नौकरी छोड़ करके आए हैं और नौकरी छोड़ करके आके कहते हैं हमने बड़ी कुर्बानी दी। मैंने कहा आप चीफ मिनिस्टर बन गए तो काहे की कुर्बानी दी आपने? ऐसी नौकरी तो मैं 50 बार छोड़ के चीफ मिनिस्टर बनाऊं, मुझको मैं छोड़ करके आता हूं। तो इस तरह की कुर्बानी की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक उन्होंने दूसरी बात की बात कही, जो बाद में कहा उन्होंने कि मैं कोई बदनीयती नहीं करूंगा, यानी बद काम नहीं करूंगा, तो उससे यह साबित होता है कि मोदी जी आजकल अपने दिल में अपनी गलतियों का कुछ एहसास कर रहे हैं। ये गिल्ट फीलिंग है और वो ये महसूस करते हैं कि माजी में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं और फिर आजकल जो उनके चेले जैसे अमित शाह वगैरह, या अभी इमरान मसूद के जवाब में हमारी बहन जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात की, उन्होंने एक बयान दे दिया। तो इस तरह के बयानात से उनको भी लग रहा है राजस्थान की गलत बोल गए हो, राजस्थान पहले ही अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ये तो इसलिए वो बेचारे परेशान हैं और इसलिए उन्होंने कहा ये गिल्ट फीलिंग है, वो उनकी अंतर आत्मा बोल रही है कि मैं कोई गलती नहीं कर। मैं आपको बता दूं, शायद हिंदुस्तान की तारीख में किसी लीडर ने, किसी बड़े लीडर ने इस तरह का काम नहीं किया होगा कि ये कहा हो, एक शपथ लेने का वाला काम कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि वो तो शायद आज सुबह को प्रधानमंत्री मान करके शपथ ले रहे थे कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, वो तो शपथ के अल्फाज थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी के अंदर गिल्ट फीलिंग भी है और वो ये भी समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना नहीं है उनको, प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए 30 सेकंड कंक्लूडिंग कमेंट के लिए रविशंकर जी, आपको क्या लगता है ये घोषणा पत्र आपको 7 RCR तक ले जाएगा? देखिए, देश के सामने हमने एक आशा जगाने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विश्वास, ये हमने एक धारणा रखी है। देश हम पर विश्वास कर रहा है। और दीपक जी, वो मोदी जी के खिलाफ जो कुछ भी कहें, हमें इस बात का बहुत गर्व है कि ये बीजेपी कर सकती है कि एक चाय बनाने वाले के बेटे, जिसकी मां पड़ोस पे कपड़ा धोने का काम करती थी, उस गरीबी में बड़े बच्चे को हिंदुस्तान के पीएम के पद का उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि उसमें काबिलियत है, ईमानदारी है, लीडरशिप की क्षमता है। वो हमारे किसी कृपा से नहीं आ रहे हैं, अपनी मेहनत से आ रहे हैं और पूरी पार्टी उनके पीछे है। इतना ही कहना चाहता हूं। 30 सेकंड आपके लिए मीम अफजल साहब। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इनका जो घोषणा पत्र है वो विकास के नाम पर जो एक नई बोतल ये लेकर के आए हैं, उसके अंदर विनाश की पुरानी शराब है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और आने वाले वक्त में ये बात साबित हो जाएगी। अरे शराब के अलावा कुछ तो बोलिए। ये सिर्फ इधर उधर से उठा के और अब ये शराब के अलावा अब क्या आपको बताऊं, मैंने कह दिया विनाश की शराब है ये। चलिए, इस बहस को मुझे यहीं रोकना होगा। जनता आखिरकार किसका पान करेगी ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस, बीजेपी, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने चुनावी अखाड़े में कूद चुकी है, चुनावी दांव पे आजमा रही है। आपने दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के कंपैरिजन को भी देखा। रविशंकर प्रसाद जी आपका, मीम अफजल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तय होगा 16 मई को आखिरकार कि जनता किसे पसंद करती है, किसका घोषणा पत्र उसे ज्यादा पसंद आता है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। हमारी खास पेशकश में इतना ही।